जी हाँ दोस्तों, चुनावों का दौर आ चुका है। पूरे भारत में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी लोकतंत्र के महोत्सव के बीच में कुछ चर्चाएं हैं चुनावी बॉन्ड की, कुछ चर्चाएं हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, चर्चाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब एसबीआई से कि किस-किस राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में किस-किस ने कितना-कितना चंदा दिया है और चर्चाएं गर्म है संपूर्ण भारत में कि यह डाटा पहले रिलीज क्यों नहीं किया गया, क्या क्या कमी है चुनावी बॉन्ड में, आखिरकार चुनावी बॉन्ड है क्या। तो आज का जो 10 मिनट शो है वो पूरी विस्तृत चर्चा आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है क्या, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसका क्या कैसे नियम है, क्यों जारी किया गया, कब जारी किया गया और इसका विरोध संपूर्ण भारत में सभी नव युवा, सभी राजनीतिक पार्टी क्यों विरोध कर रही है। तो स्वागत है आप सभी का, मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को आज 10 मिनट शो में जो जानकारी मिलने वाली है वो मिलने वाली है चुनावी बॉन्ड की। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम देखेंगे आखिरकार कि चुनावी बॉन्ड की ये जो सरगर्मी है क्यों इतने ऊपर चढ़ रही है। बोला जा रहा है कि जितना बाहर का तापमान तेज नहीं है उतना पार्टियों के अंदर का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी इस चुनावी बॉन्ड पर अपने राजनीतिक खेला खेला खेलना चाहती है। आज हम 10 मिनट शो में इन्हीं सभी जानकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कक्षा के बाद 10 मिनट शो के बाद वीडियो को शेयर करना जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आज की जानकारी आपको कैसे लगी। आज के जो कुछ प्रश्न आज इस कक्षा में खड़े होंगे वो प्रश्न होंगे, क्या है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, कब हुई थी इसकी शुरुआत और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक। इन 3 प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाली हूं। यह वीडियो कोई राजनीतिक वीडियो नहीं होने वाला है, यह वीडियो केवल नॉलेज बेस्ड वीडियो होने वाला है। इसलिए हम किसी पार्टी या फिर किसी भी चर्चा को यहाँ पर नहीं लाएंगे, हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चुनावी बॉन्ड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलता है। पूरी चर्चाएं होंगी इलेक्ट्रॉन बोर्ड की, क्यों है इस पे पैनी नजर, ये सारी चर्चाओं के बारे में शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते जाना। कुछ क्वेश्चन है कि ये कैसे विवाद को इतना बड़ा विवाद बन चुका है, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं कि चर्चाएं ये गर्म क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया है और साथ ही साथ इस पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए। एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि आपके यहाँ पर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट हैं मुझे पूरा डाटा दो, मुझे पूरे सीरियल नंबर दो कि किस किस ने कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कितने कितने रुपए का चंदा लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने कहा है गुमनामी चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करते हैं। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कितना पैसा कहां से और कैसे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भारत देश में राइट टू इंफॉर्मेशन है तो राइट टू इंफॉर्मेशन हर किसी को मिलना चाहिए। तो ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पे स्पष्ट तौर पर कही है। देश के मतदाताओं को पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। वास्तव में चुनावी बॉन्ड में पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार ये चंदा दिया कैसे है। अगर भाई दान दिया है तो पता तो चले कि दान दिया किसने है, कितना दिया है। हर एक किसी को जानकारी लेने का हक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के पक्ष में बोला है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा। कौन कौन कितने कितने रुपए के ये चुनावी बॉन्ड खरीद रहा है, किस किस कंपनी ने खरीदे, इसकी जानकारी स्पष्टता सार्वजनिक हो, पारदर्शिता हो और यह नागरिकों को जानने का हक मिले कि सरकार के पास पैसा आखिरकार आया कहां से है और जा कहां रहा है। समझ रहे हो कि लोकतंत्र में अगर वास्तव में जनता का, जनता के लिए जनता का शासन है तो इस पूरी शासन व्यवस्था या फिर इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पक्ष में, हम भारत के लोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह वाद चर्चा में लाया है और संपूर्ण जानकारियां
दी है। बेसिक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड आखिरकार है क्या। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है और साथ ही साथ कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं से इस बॉन्ड या फिर इस वचन पत्र को खरीद सकती है और अपनी पसंद की पॉलिटिक पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकती है। उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोई भी उद्योग है, कोई भी कंपनी है, यदि वह चाहे तो कुछ चुनिंदा एसबीआई बैंक की शाखाओं पे जाए, वहां पर आपको कुछ रकम के 1,000, 2,000, 15,000, 500 आदि रकम के वचन पत्र मिलेंगे। आप उसको पे करिए, वो वचन पत्र ले लीजिए और आप वो बॉन्ड जिस भी राजनीतिक पार्टी को अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी संबंधित जो मेरे विचारों से पार्टी मिलती है, मैं उसमें अपनी कुछ रकम या फिर मैं कुछ चंदा देना चाहता हूँ। इसमें तो कभी भी कोई बुराई रही नहीं है। बुराई यहाँ से है कि जिस व्यक्ति ने चंदा देने के लिए वो बॉन्ड खरीदा है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं है। गुमनामी चंदा इसको कहा जा सकता है कि आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, गुमनामी रूप से चंदा दिया जाएगा। ऐसी इसमें व्याख्या है। ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चुनावी बॉन्ड जितना चर्चा में न्यूज़पेपर में आया था, आज थोड़े बहुत कंसेप्ट्स इसके क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान से फोकस करना कि आखिरकार है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोषणा की थी। शुरुआत इसकी 2017 से होती है। जनवरी 2018 से इसे पूर्ण देश में लागू भी कर दिया गया। इस तरह एसबीआई राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करना शुरू हो गया। एसबीआई ने बॉन्ड जारी किए, वचन पत्र जारी किए। जो भी कंपनी है वचन पत्र खरीदे, जितनी भी रकम की, जितना उसके पास काला धन या सफेद धन है, उसके अनुसार उसको खरीदे और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी को दे दे, लेकिन नाम गुमनाम रहेगा। इस योजना के जरिए आप 1,000, 10,000, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के अलग अलग राशि के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद सकते हैं। राशि भी तय है। ठीक है, फिर क्या होगा आगे? आगे क्या होगा? जिस टाइम, जिस डेट में आपने बॉन्ड खरीदा है, वो अगले 15 दिन तक ही वैलिड रहती है। आपने आज एसबीआई से वो बॉन्ड खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, आज से लेके अगले 15 दिन तक वो वैलिड रहेगा। उन 15 दिवसों की अवधि के बीच में आपको इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों को दान करने के लिए करना पड़ेगा। इसके भी अपने नियम है कि कैसे इसको दान किया जाएगा। उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकेगा जिसे चुनाव आयोग की ओर से मान्यता मिली हो। आप ऐसी फलाना ढिमकाना राजनीतिक पार्टी बना दो और दान दे दो ना। चुनाव आयोग ने जिन भी राजनीतिक पार्टियों को मान्यता दी है, आप 15 दिन, खरीदने के 15 दिन की अवधि के अंदर उन राजनीतिक पार्टियों को अपना दान, राजनीतिक दान दे सकते हैं। और साथ ही साथ वो पार्टियां विधानसभा या लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों का न्यूनतम 1% वोट हासिल कर सकती हैं। उन पार्टियों को यह राजनीतिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर चुनावी बॉन्ड देने के हकदार है। बात समझ में आ रही है? 2017 से शुरू हुआ, 2018 से लागू किया गया। गुमनामी तरीके से राजनीतिक चंदा देने की एक स्कीम जारी की गई जिसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बोला गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या? एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं पर जाओ, वहां पर 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के वचन पत्र, आप कोई कंपनी हो तो खरीदो। खरीदने के बाद 15 दिनों के अंदर आप संबंधित राजनीतिक पार्टी को यह बॉन्ड जारी कर सकते हैं, दे सकते हैं। 15 दिनों की अवधि तक वो बॉन्ड बॉन्ड जारी कर दिया जाएगा या फिर वो राजनीतिक चंदा उस पार्टी को दे दिया जाएगा। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया जा सकता है? ना। वही पार्टियों को राजनीतिक चंदा दिया जाएगा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 1% वोट हासिल उन्होंने कर लिया हो। अब बात करते हैं दिक्कत कहाँ पैदा हुई। सब तो ठीक है मैडम, दिक्कत क्या है? आदान प्रधान भारत है तो दिक्कत का क्या है? दिक्कत क्या है थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त भारत सरकार ने यह कहा था कि इसके जरिए देश के राजनीतिक फंड की व्यवस्था बनेगी, क्योंकि आप जब राजनीतिक पार्टी है तो आप राजनीतिक पार्टी या फिर उस दल में तो आप सरकार का पैसा, संचित निधि का पैसा तो चुनाव प्रचार प्रसार में उपयोग कर नहीं पाओगे। अब राजनीतिक पार्टियों को सभाएं आयोजित करनी है, प्रचार प्रसार की सामग्री वितरित करनी, कैसे करे बंदा, पैसा कहाँ से लाए? तो सरकार ने बोला कि इसके जरिए राजनीतिक फंड की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन
लेकिन शुरुआत के बाद यह योजना सवालों में घिरने लगी। सवाल उठा कि इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड की मदद से चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। जब आप राजनीतिक दल की गुमनामी रख रहे, आप राजनीतिक उस पार्टी या फिर उस कंपनी की गुमनामी रख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी ने कितना दान दिया, तो भाई मैं भी अपने काले धन से बचना चाहती हूँ, मैं भी दान दे दूंगी। और मैं आपको बताऊं ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या हो रहा है आज, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताती हूँ। अगर कोई टैक्स पेयर है और वो टैक्स से बचना चाह रहा है, तो वो कुछ अमाउंट का, फॉर एग्जांपल 1 लाख का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेता है और किसी फलाना ढिमकाना पार्टी को दे देता है और बोलता है कि 1 लाख का बॉन्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 20,000 तुम रखना, 80,000 मुझे वापस दे देना। तो काले धन की आमद और या फिर जो नॉन टैक्स पेयर या टैक्स पेयर है, इसमें बड़ी समस्या हुई। ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ इसका मिसयूज का। यूज इसका रखा गया था राजनीतिक फंडिंग पर, इसका मिसयूज शुरू हुआ। साथ ही साथ कहा गया कि यह योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने अपनी पहचान बताए बिना पैसे दान कर रहे हैं। देखो गुप्त दान का कल्चर मंदिरों मस्जिदों में ठीक है कि मैं प्रशंसा पात्र नहीं बनना चाहता हूं कि मैंने कितना दान दिया, लेकिन उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो अपनी बिना पहचान बताए ही दान कर सकते हैं। इसको लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई कि जो ये पूरी दिक्कत शुरू हुई तो इससे संबंधित 2 याचिकाएं आई। पहली याचिका आई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज ने मिलकर दायर की थी, और दूसरी याचिका आई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने। इसके संबंध में पहली दिक्कत या पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और याचिकाओं में कहा गया कि भारत और विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने वाला चंदा गुमनाम फंडिंग है, इससे बड़े पैमानों पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जा रहा है ना। यह योजना नागरिकों को जानने का अधिकार का उल्लंघन करती है। आज भारत का नागरिक सरकार की, पार्टियों की हर एक जानकारी ले सकता है। अगर आप अपना नामांकन पत्र जमा करते हो तो अब तो नामांकन पत्र के पहले आपको अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होता है। हाँ, लेकिन संपत्ति आई कहाँ से, इसका ब्यौरा कौन देगा? तो इसका ब्यौरा देने के लिए कहीं ना कहीं ये उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि इस पर सरकार ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाते हैं कि भाई पैसा तो आ रहा है, इससे काला धन की अदला बदली नहीं होती, चंदा हासिल करने का तरीका स्पष्ट बताता है। मतलब जो वे है, पैसा आया कहाँ से, वो एक फिक्स्ड है कि घराने ने भेजा, कॉपरेटिव घराने ने, और हमारे पास आ गया। प्रश्न यहाँ था कि किसने भेजा और कितना भेजा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदने की जरूरी योग्यता है, कौन खरीद सकता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हम और आप खरीद सकते हैं क्या? तो देखते हैं। इस तरीके से केवल भारतीय नागरिक ही या भारतीय कंपनी ही चंदा दे सकती है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन विदेशों में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदने वाले के बैंक के खाते का केवाईसी होना चाहिए ऑब्वियसली। किन दलों को दिया जा रहा है, इससे चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए केवल उसी राजनीतिक दल को ही दिया जा सकता है। क्लियर हो जाएगा जब खरीदोगे कौन को देना है। ठीक है, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हो, साथ ही उस राजनीतिक दल ने लोकसभा या विधानसभा में आखिरी वोट में कुल वोट का कम से कम 1% वोट प्राप्त कर लिया हो। भारतीय नागरिक हो, भारतीय कंपनी हो, उसका अकाउंट हो, हर किसी का अकाउंट है, केवाईसी हो, हर किसी की केवाईसी नोन योर कस्टमर है, फिर उसके तहत उस पार्टी को दिया जाए जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हो। ठीक है, चुनौती क्यों दी गई इस व्यवस्था को? इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भले ही केंद्र सरकार ने काले धन की राजनीतिक में एंट्री रोकने वाली बताती है, लेकिन आप सबको पता है, जैसा मैंने अभी तक व्याख्या किया है, कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि इससे काले धन और बढ़ जाएगा। कारण है कि चंदा देने वालों की पहचान ही गुप्त है। 2017 में एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसके संबंध में याचिका दर्ज भी की है। याचिका दर्ज करने वालों का जो तर्क है वो राजनीतिक पार्टियों में विदेशी हस्तक्षेप की राह खुल गई है ना। साथ ही साथ भारत में सहायक कंपनियां रखने वाली, जो देखो अंबानी है, जियो कंपनी, उसकी एक सहायक कंपनी होगी, भारत में अपना स्टार्टअप लगाई है, तो वो विदेशी कंपनी भी इसमें दे सकती है, ऐसे इनका बात उठी थी। ठीक है, फंडिंग देने की राह के कारण एजेंडा लागू करने की इच्छुक इंटरनेशनल जो है वो भी अपनी अपनी एंट्री इसमें ले लेंगे और अपना अपना पैसा, काला धन भी इसमें लगा देंगे। ये कुछ था व्याख्या राजनीतिक बॉन्ड का। मैंने इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया कौन सी पार्टी क्या, लेकिन हमें एज अ एस्पिरेंट, ऐसा प्रतियोगी परीक्षार्थी, हमें ये चुनावी जो
चंदा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड किस तरीके से गलत है, क्या आपको गलत लगता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन के संबंध में आपके क्या तर्क है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना कि आज का 10 मिनट शो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कुछ दिल के तार और दिमाग के तार खुले कि नहीं खुले, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अफवाह से रहित प्रामाणिक जानकारी हर किसी को मिल सके। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।